Hello students, I hope you all are doing great, and in this video we are going to start with a new chapter, that is joint stock company and one person company. So इससे पहले हमने काफ़ी सारे जो टाइप्स हैं आपके ना, हमने प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस समझा कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होते हैं। ये वो एंटरप्राइजेस होते हैं जो मैनेज ओन और कंट्रोल होते हैं बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप्स। ठीक, अभी इन्हीं के हम टाइप्स पढ़ रहे थे कि जहाँ पे मैनेजमेंट ओनरशिप और कंट्रोल किसके हाथ में है, प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप के हाथ में, लाइक सोल ट्रेडर, लाइक पार्टनरशिप। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पढ़ना बाकी है, बट उससे पहले आज हम समझने वाले हैं कंपनी के बारे में। मतलब ये चार फॉर्म है जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल ही क्या करते हैं, ओनरशिप कंट्रोल और मैनेजमेंट रखते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है कि मैं मैनेज करूँगा या मैं कंट्रोल करूँगा। ठीक है, तो उसी का एक फॉर्म आता है, डेट इज़ योर कंपनी। अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है या वन पर्सन कंपनी क्या है, क्योंकि अभी कॉमर्स में हो ना, तो अभी समझना होगा कि कंपनी क्या होती है ना। तो आज हम उसको अच्छे से समझने वाले हैं कि कंपनी क्या है। अभी हमने कुछ डीमेरिट समझी थी मैम पार्टनरशिप में कि कैपिटल की बड़ी दिक्कत है कि जितने पार्टनर्स हैं बस वही ला रहे हैं। अभी हमें बड़े स्केल पे अगर बिजनेस करना है तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ से इतना पैसा आएगा मैम, वो फिर कैसे कंपनियाँ कैसे इतना पैसा लाती हैं। अच्छा, तो आप कंपनी की बात कर रहे हैं ना, ओनरशिप जहाँ पे कंपनी के हाथ में, मैनेजमेंट कंट्रोल कंपनी के हाथ में, तो कंपनी कैसे बनाएंगे, होती क्या है कंपनी, तो समझते हैं आज कंपनी के बारे में। जॉइंट स्टॉक कंपनी कहो या कंपनी कहो सेम चीज़ है। ठीक, इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशन मतलब कि लोग अपनी इच्छा के साथ आते हैं कंपनी में जुड़ने। कोई कंपनी किसी को कहती नहीं कि तुम आओ तुम आओ तुम आओ। जैसे आप रिलायंस का शेयर खरीदना चाहो तो आपकी इच्छा है कि आप खरीदें, अदरवाइज मत खरीदो, है ना। तो ये वॉलेंट्री एसोसिएशन है इंडिविजुअल का, हु कम टुगेदर टू कैरी आउट आवर बिजनेस विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हम बिजनेस को कैरी आउट करने क्यों आए हैं, ताकि हम प्रॉफिट बना पाए। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल है ये, क्योंकि वो मेन कंसर्न प्रॉफिट का ही रखती हैं। ठीक, तो वॉलेंट्री एसोसिएशन मतलब लोग अपनी इच्छा से आते हैं, इंडिविजुअल अपनी इच्छा से आते हैं, क्यों, ताकि वो बिजनेस कैरी आउट कर सके फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ओके, जो कैपिटल होती है कंपनी की कैपिटल, आप कह रहे हो ना कि कैपिटल बहुत होती है कंपनी में, तो कैपिटल आती कैसे है। जो कैपिटल है ना वो कंपनी, मान लो अगर पब्लिक कंपनी की बात, तो वो इश्यू करती है अपने शेयर मतलब कि कैपिटल जो भी पैसा उसको चाहिए, उसको 1 लाख रुपए रेस करना है पब्लिक से, तो 1 लाख रुपए को उसने छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया कि 1 लाख की, मान लो उसने 10,000 शेयर इशू कर दिए। ठीक, 10,000 शेयर इशू कर दिए, तो 1 लाख की कैपिटल उसको रेस करनी है, उसने उसके लिए क्या किया, 10,000 शेयर इशू करे। मतलब कि एक शेयर कितने का बेच रही है वो, 10 रुपये में, तो खरीद लेंगे, बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं 10 रुपये का, तो क्या है मैं 1,000 देता हूँ। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने क्या करते हैं, कंपनी की शेयर खरीद लेते हैं और उसकी कैपिटल में कंट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो कंपनी इस तरीके से बेटा ज़्यादा पैसा लाती है। अभी मैंने 1 लाख का एग्जाम्पल दिया, वो करोड़ों में पैसा उठाती है पब्लिक से, और उस हिसाब से अपने मल्टीपल शेयर इशू करती है, जिससे कम आए एक शेयर की कॉस्ट हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, उसके शेयर को खरीद के उसके शेयर होल्डर बन जाए और उसके कैपिटल में क्या कर दे, कंट्रीब्यूशन कर दे। उसके पास जितना बड़ा कैपिटल आ जाएगा तो वो लार्ज स्केल में क्या कर पाएगी, बिजनेस कर पाएगी। जो आपको पार्टनरशिप में लग रहा था एक कमी है, वही आपकी कंपनी क्या करती है, सॉल्व कर देती है कि आप लोग मिलकर कंपनी बना सकते हो, अपने शेयर इशू कर सकते हो और लोग आपके शेयर को खरीद के आपके शेयर होल्डर बन के आपके कैपिटल में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। ठीक है, तो कैपिटल जो होती है कंपनी की वो डिवाइड होती है स्मॉल यूनिट में, जिससे हमने समझा वो शेयर होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं मेंबर, मतलब मेंबर खरीदते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं, वो मेंबर शेयर को होल्ड करते हैं, बन जाते हैं, खरीद लेते हैं और पैसा देते हैं आपको, वो आपके एक द फॉर्म ऑफ कैपिटल जनरेट हो जाती है। तो ये क्या है बेटा, ये कंपनी है। कंपनी के बारे में और हम समझेंगे कि कंपनी के बारे में अगर आपको और समझना है तो आप समझो उसके फीचर्स से कि कंपनी आखिरकार होती क्या है। ये तो मैम समझ रहे हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो साथ आते हैं बिजनेस कैरी आउट करने के। पर्पस यहाँ पे मैम प्रॉफिट है, तो पर्पस तो वहाँ पे भी प्रॉफिट था, लोग आ ही रहे थे, बट यहाँ पे बेटा जब लोग आते हैं ना तो कैपिटल में कंट्रीब्यूशन करते हैं, किसके फॉर्म में, शेयर की फॉर्म में, वो शेयर खरीदते, वो शेयर होल्डर बनते हैं। ठीक, तो ये कुछ नया ट्विस्ट लगा रहा, वहाँ पे तो ऐसा शेयर होल्डर नहीं बन रहे थे, वो तो पार्टनर बन रहे थे, और ऐसा नहीं कि वो शेयर खरीद रहे तो कैपिटल ला के दे रहे थे डायरेक्ट, है ना।
यहाँ पे तो बाहर वालों को भी आपने एंट्री दे रखी कि वो शेयर खरीद के शेयर होल्डर बन जाए। दूसरी चीज़, आपको कंपनी के बारे में और समझना है तो आप उसके फीचर से समझो। पहला क्या फीचर है? पहला है कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। जैसे पार्टनरशिप में, अगर हम नॉर्मल पार्टनरशिप की बात करें, जनरल पार्टनरशिप की बात करें, तो वहाँ पे कहीं पे भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का टॉपिक नहीं आ रहा था कि जो आइडेंटिटी है फर्म की और पार्टनर की या सोल ट्रेडर की, उसके बिजनेस की, वो अलग अलग हो। मैम ये कहीं नहीं आ रहा था। अगर उनको कोई भी चीज़ हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, तो फर्म पे असर आ रहा था। आ रहा था। बट ये कमी कौन दूर करता है? ये कमी दूर करती है आपकी बेटा कंपनी। कि अगर आप कंपनी बनाते हो तो कंपनी की क्या होती है? अपनी खुद की लीगल आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अपनी खुद की लीगल आइडेंटिटी, अपनी खुद की पहचान होती है। कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम इट शेयर होल्डर और मेंबर। जो उसके शेयर होल्डर मतलब जिन्होंने कैपिटल में कंट्रीब्यूशन किया है, उनसे बिल्कुल अलग। पार्टनरशिप में जिसने पैसा लगाया उससे उसका बिजनेस जुड़ा हुआ होता है। कल को पार्टनर को कुछ हो गया तो बिजनेस को भी कुछ होगा। बट कंपनी का केस यहाँ पे बिल्कुल अलग है कि कल को शेयर होल्डर्स को कुछ हो जाए। अभी तुम रिलायंस का आपने शेयर खरीदा, आपने कल को बेच दिया, तो क्या कंपनी आप पे कोई असर आया उसकी वजह से? नहीं आया। कल को आप बीमार पड़ गए, कंपनी पे कोई असर आया क्या? नहीं आया। क्योंकि कंपनी की जो लीगल आइडेंटिटी है वो क्या होती है? सेपरेट होती है। ये इसका एक बहुत बड़ा फीचर है। ये आपको अलग कर देगा कंपनी को पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर से। क्यों? क्योंकि उनमें ये फीचर नहीं था कि लीगल आइडेंटिटी सेपरेट हो। मैं अभी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात नहीं कर रही, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जनरल पार्टनरशिप जो हमने अभी पढ़ी थी। ठीक है, इट कैन ओन प्रॉपर्टी, इंटेंड टू कॉन्ट्रैक्ट, सू एंड सूट इन इट्स ओन नेम। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है अपने नाम पे। आप देखते हो कि ABZ लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो क्या ABZ लिमिटेड का जो ओनर उससे उसकी आइडेंटिटी जुड़ती है? नहीं जुड़ती बेटा। कल को कोई भी केस होता है तो कंपनी पे केस ठोकेगा, जाके कंपनी के नाम पे करेगा, ना कि उसके ओनर के नाम पे करेगा। क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट किससे हुआ है? वो कंपनी से हो। क्योंकि कंपनी की खुद की क्या है? अलग एक पहचान है लॉ की नजरों में। Next is perpetual succession. The company continue its existence no matter what happens to its member. जब आइडेंटिटी ही इसकी अलग है मेंबर से, तो परपेचुअल सक्सेशन तो होगा ही ना। वो एग्जिस्ट तो करेगी, कंटिन्यू तो करती रहेगी। पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में कहता है यही कमी थी कि कल को पार्टनर को कुछ होता है, सोल ट्रेडर को कुछ होता है, बिजनेस इफेक्ट हो जाता है ना, बंद हो जाएगा, तो फिर डिसॉल्व करेंगे पार्टनरशिप को भी। बट यहाँ पे क्या है? जब पार्टनर से ही आइडेंटिटी आपकी अलग है तो पार्टनर को कुछ भी होगा, आपको बिजनेस में कोई भी इफेक्ट उसका नहीं देखने को मिलेगा। बिजनेस आराम से चलता रहेगा नो मैटर व्हाट हैपेंस टू मेंबर। डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ शेयर होल्डर डज नॉट अफेक्ट द कंपनी लाइफ। कंपनी की लाइफ इस बात से बिल्कुल नहीं अफेक्ट होती कि कल को शेयर होल्डर की को क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई है, वो रिटायर हो रहा है या क्या हो रहा है, उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी जब तक खुद नहीं चाहेगी कि हमें इसको बंद करना है, तब तक वो नहीं बंद होगी। ठीक है, वो लीगली बाउंड अप होगी, बट ऐसे वो कह दो कि मेंबर की वजह से बंद हो जाएगी तो वो बेटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी क्या है? अलग है। और उसी से निकलता है इसका नेक्स्ट फीचर है, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। और समझो कंपनी के बारे में कि लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। पार्टनरशिप, नॉर्मल पार्टनरशिप, सोल ट्रेडर, वहाँ पे लायबिलिटी क्या थी? अनलिमिटेड थी। कल को बिजनेस में नुकसान होता है, आप बिजनेस से तो नुकसान भरोगे ही, बट बिजनेस के एसेट्स कम पड़ जाएंगे तो फिर आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज करोगे। ठीक कर रहे थे। बट कंपनी में अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो तो एक फायदा देखने को मिलेगा आपको कि लायबिलिटी लिमिटेड है। जो सिक्योरिटी कर रहे थे ना आपकी, नहीं है नहीं है नहीं है, वो आपको यहाँ मिल जाएगी कि जो लायबिलिटी होती है हर शेयर होल्डर की, वो लिमिटेड होती है टू द अमाउंट ऑफ अनपेड ऑन दियर शेयर। शेयर का जितना भी अमाउंट आपने पे नहीं किया है, बस उतनी ही लायबिलिटी रहेगी। कल को कंपनी बंद होगी तो कंपनी बस आपसे उतना ही पैसा मांगेगी जितना आपने शेयर में पे नहीं किया है। ठीक है, बाकी वो आपसे नहीं मांगेगी। तो जितना आपका कंट्रीब्यूशन है बस आपको उतना ही पे करना होगा। इफ अ पर्सन ओवर 50 शेयर वर्थ 10 ईच, देयर मैक्सिमम लायबिलिटी इज 500। जैसे आपके पास 10 रुपए के 50 शेयर है किसी कंपनी के, तो कल को कंपनी बंद होगी तो कंपनी आपसे सिर्फ 500 रुपए मांगेगी, उससे अलावा नहीं मांगेगी, क्योंकि आप उसके उतने ही क्या हो? शेयर होल्डर हो। ठीक, तो लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं सेल आउट करनी पड़ेगी कंपनी के डेट को पूरा करने के लिए। तो ये फीचर आपको कहाँ मिलता है? ये फीचर आपको मिलता है आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी में, मीन्स कंपनी में। ठीक,
नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। जो कंपनी के शेयर होते हैं वो आप आराम से बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी जैसे बाद में होता है कि पार्टनरशिप है तो आप सोचो कि मेरे जगह कोई और पार्टनर आ जाए, तो वो बेटा फ्रीली नहीं कर सकते हो, आपको पूछना पड़ेगा बाकी पार्टनर्स को। अगर वो एग्री करते हैं तो आप नया पार्टनर ला सकते हो अपनी जगह पे, अदरवाइज नहीं। बट किसी कंपनी का आपके पास शेयर है और आपको कल को बेचना है, पैसे चाहिए, तो आप बेच सकते हो, कंपनी से पूछने की जरूरत नहीं, उसने आपको फ्रीली अलाउ कर रखा है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो मेरे शेयर्स पे, ठीक। तो ये भी फीचर क्या है आपका कंपनी का है और बाकी किसी में नहीं देखने को मिला। तो इस तरीके से कंपनी आपको क्या लग रही है, अलग लग रही है, कि ऐसा एसोसिएशन है जहाँ लोग आए तो हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक दूसरे के साथ, लेकिन इसकी आइडेंटिटी सेपरेट है उसके मेंबर से, इसका सक्सेशन परपेचुअल है, ये चलती रहेगी, इफेक्ट नहीं होगी मेंबर के होने ना होने से। ये फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर हमें अलाउ करती है। यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड है पार्टनर्स की, जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी। तो ये क्या, ये फीचर्स हैं जो आपको कंपनी को और अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। कॉमन सील, कॉमन सील मतलब सिंस द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इट कैन नॉट साइन डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो अपने ये तो आप कह रहे हैं कि मैम सेपरेट लीगल एंटिटी अपने हिसाब अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अपने नाम पे सब कुछ करेगी, बट क्या उसके हाथ हैं, वो साइन कैसे करेगी? नहीं बेटा, कंपनी की स्टैम्प देखिए कभी आपने, उसमें लिखा रहता है ना ABZ लिमिटेड, वो स्टैम्प करती, वो स्टैम्प शो करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किसने साइन किया है, वो साइन किया है कंपनी ने। कंपनी यहाँ क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स एंड कंडीशन से बंध चुकी है, ठीक। तो कंपनी के पास क्या होता है, उसकी कॉमन सील होती है जिससे वो ऑफिशियल सिग्नेचर करती है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में, वो स्टैंप लगी है। ये स्टैंप्स जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, ट्रस्टेड बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, उनके पास रहती है और वो कंपनी के बिहाफ पे स्टैंप लगाते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। ओनरशिप और कंट्रोल क्या है, अलग होता है। मतलब ऑफ कोर्स ओनर की बात करो और कंट्रोल की बात करो, अलग अलग। ओनर ऑफ द कंपनी आर द शेयर होल्डर बट दे आर नॉट द मैन, दे मैनेज डे टू डे ऑपरेशन। आपके पास रिलायंस का शेयर है, ठीक है, आप क्या हो, उसके ओनर हो, बिकॉज यू आर द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। बट क्या कहते हैं कि आप रिलायंस के डिसीजन में शामिल होने जाते हो, वो आपको दिन ब दिन रोज बुलाते हैं, आप वहाँ बैठते हो, बताते हो कि इसमें इतना पैसा खर्च करो, इसमें उतना पैसा खर्च करो, ये लाइट यहाँ सही कराओ। जाते हैं क्या आप रोज उसके डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज कराने? नहीं जाते हैं मैम। हाँ, तो यही बात है कि जो ओनरशिप है और कंट्रोल है वो अलग अलग है। मैनेजमेंट BOD के पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है, जो शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं। मतलब आप अपने इलेक्शन के थ्रू, मतलब इलेक्शन होता है कंपनी में, तो उसके वोटिंग के थ्रू क्या करते हो, BOD सेलेक्ट करते हो, BOD को इलेक्ट करते हो, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप इलेक्ट करके ये कहते हो कि जो भी हमारे बिहाफ पे डिसीजंस होंगे कंपनी के, वो ये लेंगे, ठीक। तो मैनेजमेंट सारा कौन करेंगे, मैनेजमेंट सारा कंट्रोल कौन करेंगे, BOD करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। ओनरशिप आपके पास रहेगी। तो ओनरशिप और मैनेजमेंट या कंट्रोल में क्या है, सेपरेशन है। जिसके पास ओनरशिप है उसके पास मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं है, और जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो मैनेज कर रहे हैं उनके बिहाफ पे, ओनर्स के बिहाफ पे। नेक्स्ट इज वॉलेंट्री एसोसिएशन। एसोसिएशन वॉलेंट्री है, मतलब कंपनी का अगर आपको मेंबर बनना है तो वॉलेंट्री है। आपको किसी कंपनी का शेयर होल्डर बनना है, आप शेयर खरीद लीजिए, आप शेयर होल्डर बन जाएंगे। आपको कोई कंपनी जबरदस्ती नहीं करेगी कि आप मेरे शेयर होल्डर बनिए, ठीक है, इट्स अप टू यू। Artificial legal person. A company exists only in the eye of law. It can enter into contract and own property but has no physical form like human being. Artificial person है कंपनी, जिसे हमने बताया कि artificial person ही है, क्योंकि separate legal entity हिसाब से तो वो लॉ की नज़रों में एग्जिस्ट करता है, और कॉमन सील के थ्रू डॉक्यूमेंट्स में, कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री भी करता है, सिग्नेचर भी कर देता है। इसीलिए कंपनी लॉ की नज़रों से देखो तो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हाँ, नॉर्मल पर्सन की तरह वो खा नहीं सकता है, कपड़े नहीं पहन सकता है, घूम नहीं सकता है, वो नहीं कर सकता है, लेकिन जो एक नॉर्मल पर्सन करता है ना, कि कॉन्ट्रैक्ट करना, एग्रीमेंट साइन करना, वो सारे काम कंपनी कर सकता है। इसीलिए कंपनी को हम बोलते हैं कि वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है, प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, ठीक है। बट नेचुरल पर्सन इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है, बट आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक।
तो ये थी आपकी कंपनी। समझ में आया कंपनी के बारे में? बहुत सारी चीज़ें थी जो इसको अलग बनाती हैं बाकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, आर्टिफिशियल पर्सन, ये सारे पॉइंट्स याद रखना, कंपनी को डिफाइन करने के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका 1% कंपनी। क्या आता है? वो आता है आपका 1% कंपनी की। 1% कंपनी क्या है? मैंने बोला कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं। शेयर्स बहुत सारे अनलिमिटेड हो सकते हैं। अनलिमिटेड इन द सेंस कि जितनी का आपने इशू करी है कैपिटल, जितने शेयर आपने इशू करे, लाइक 1 लाख, तो 1 लाख शेयर होल्डर होंगे। ठीक है, ओके। 1 लाख शेयर होल्डर भी कुछ हिसाब से नहीं कह सकते, क्योंकि मान लो एक पर्सन ने ही 20-20 शेयर खरीदे रखे हैं, तो मतलब जितने भी कैपिटल है उस हिसाब से जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा शेयर का, उतने शेयर होल्डर आपके पास होंगे। ठीक, ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि 1% कंपनी क्या है। 1% कंपनी क्या है? 1% की कंपनी, मतलब ये कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स की ज़रूरत नहीं है हमें कि हम शेयर इशू कर रहे हैं और होल्डर्स बुला रहे हैं, वो बन रहे हैं। ये कंपनी एक, जैसे सोल ट्रेडर था ना 1% का पूरा बिजनेस, वैसे ही कंपनी भी किसकी है? 1% की है। क्या 1% कंपनी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। ओपीसी का कॉन्सेप्ट आया। ओपीसी क्या है? ओपीसी इज अ 1% कंपनी, द टाइप ऑफ कंपनी दैट कैन बी स्टार्टेड एंड मैनेज बाय जस्ट 1%। जैसे वहाँ पे आपको लोग चाहिए होते हैं, ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, क्राइटेरिया है कुछ, आपको अभी इतना डिटेल में नहीं जाना है। बट 1% कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसको आप स्टार्ट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं 1% के। लाइक मुझे मेरी कंपनी ही बनानी, मैंने कहा कि मुझे यार सोल ट्रेडरशिप नहीं करनी, उसमें बड़ा बवाल है, उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कैपिटल कम है, ये वो बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मुझे वो सब चीज़ें फेस करनी पड़े। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मुझे नहीं चाहिए, मुझे कंपनी वाला फीचर चाहिए, मुझे लिमिटेड चाहिए। तो मैं क्या करूँ? और मैंने ये भी बोला कि मुझे पार्टनर के साथ नहीं जाना कि मैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कर लूँ लाइबिलिटी लिमिटेड के चक्कर में, मुझे अकेले ही करना है। तो हमने क्या किया? हमने कहा कि हम 1% कंपनी बनाते हैं। 1% कंपनी वो कंपनी होगी जो शुरू कर सकता है और मैनेज करेगा कौन? सिर्फ 1% शुरू कर सकता है और उसको मैनेज कर सकता है। ठीक, This concept was introduced in the Company Act 2030 to encourage sole entrepreneur। जो सोल entrepreneur, जो अकेले बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइबिलिटी लिमिटेड रखना चाहते हैं, उनके इनकरेज करने के लिए ये आपका 1% कंपनी कॉन्सेप्ट आया अंडर कंपनी एक्ट 2013। The owner enjoy full control of the company but also get the benefit of company structure like limited liability, separate legal entity। जैसे सोल ट्रेडर सारे बिजनेस का मजा उठाता है, वैसे ही 1% कंपनी का जो 1% ओनर है वो भी सारी कंपनी का मजा उठाता है। इसके साथ ही साथ जो एडिशनल बेनिफिट है कंपनी के जिसको सोल ट्रेडर में ना मिलते, जैसे कि लिमिटेड लाइबिलिटी और सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, इसका भी मजा वो उठाता है। क्योंकि सोल ट्रेडर में भी देखो ये तो था ना कि लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड थी, इसके साथ ही साथ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं थी। कल को सोल ट्रेडर को कुछ होता था तो बिजनेस भी बंद होता था। बट 1% कंपनी में क्या है? 1% कंपनी में आपको फीचर देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, मतलब 1% जो ओनर है वो अलग है और कंपनी अलग है। तो कल को कुछ भी ओनर को होता तो कंपनी पे कोई भी आज नहीं आने वाली। द ओनर मस्ट नॉमिनेट अनदर पर्सन। इसलिए बेटा अभी आज तो नहीं आएगी मैम, लेकिन वो तो चला गया, अभी कौन संभालेगा कंपनी? वो उसका नॉमिनी संभालेगा। कौन संभालेगा? नॉमिनी संभालेगा। वो अपने बिहाफ पे एक नॉमिनी अपॉइंट कर देगा, नॉमिनी बनाएगा। ठीक है, द ओनर मस्ट नॉमिनेट अनदर पर्सन टू टेक ओवर इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी। उसको डिसेबिलिटी हो गई या डेथ हो गई तो उस केस में वो नॉमिनी बनाता है कि उस कंपनी को मेरे फिर जगह वो रन करेगा। ठीक, अ फ्रीलांस डिजाइनर रजिस्टर हर बिजनेस एज द ओपीसी टू ऑपरेट प्रोफेशनली एंड प्रोटेक्ट हर पर्सनल एसेट। जैसे कोई फ्रीलांस डिजाइनर है, ठीक है, वो लोगों के लिए, क्लाइंट्स के लिए डिजाइनिंग करती है, उसको लगा कि यार मुझे लिमिटेड लाइबिलिटी वाला नक्चक्कर वक्कर नहीं चाहिए, मुझे अकेले ही करना है और ये जो फायदा है ना कंपनी का कि लाइबिलिटी लिमिटेड है और सेपरेटली गारंटी, मुझे वो फायदा चाहिए। तो उसने क्या किया? उसने 1% कंपनी बना ली। ठीक, समझ में आया कि 1% कंपनी क्यों आई, क्या दिक्कत हो रही थी, इसलिए 1% कंपनी आई। अब समझो इसके फीचर्स क्या हैं। फीचर तो सबसे पहले यही है कि 1% है, मतलब कि सिंगल ओनरशिप है। क्या है? सिंगल ओनरशिप है, मतलब इट इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वन इंडिविजुअल हु होल्ड ऑल शेयर एंड मैनेज द बिजनेस इंडिपेंडेंटली। मतलब ये एक पर्सन ही कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, जिसके पास सारे शेयर हैं
ठीक है, जिसके पास सारे शेयर हैं और बिजनेस को अपने हिसाब से चला, जैसे सोल ट्रेडर है ना, बिजनेस को अपने हिसाब से चलाना, वैसे ही ये ऐसी कंपनी है जिसमें सारे शेयर आपके ही पास हैं और आप ही के लिए पूरे बिजनेस को क्या कर रहे हो, रन कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो अपने हिसाब से। हाँ, लाइबिलिटी लिमिटेड है, सोल ट्रेडर में ये तो था नहीं, बट यहाँ पे 1% कंपनी से आपको ये फीचर मिलता है बेटा कि लाइबिलिटी लिमिटेड है, मतलब जो ओनर है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, किस हद तक, जितना पैसा उसने लगाया है। अभी कल को नुकसान होगा तो कोई तुमको पकड़ के नहीं बोलेगा तुम सोल ट्रेडर हो, अपना घर भी बेच के पैसा दो, नहीं, आप 1% कंपनी बना के बैठे हैं। कल को नुकसान होता है तो बस मेरा जो बिजनेस के एसेट्स हैं उस तक ही, मेरी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी पे नहीं आएगा, मतलब मेरे पर्सनल एसेट प्रोटेक्ट हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने, क्योंकि लोग भी हिचकिचा रहे थे, नहीं कर रहे थे सोल ट्रेडर, वो लाइबिलिटी के चक्कर में भी 1% कंपनी हम सोल कैसे इनकरेज करें कि हाँ तुम आगे आओ अकेले एंटरप्रेन्योर कुछ बिल्ड करो, उसके लिए 1% कंपनी कॉन्सेप्ट आया जिसमें हमने उनके पर्सनल एसेट को क्या कर दिया, प्रोटेक्शन दे दी। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, बार बार बोल रहे हैं कि जो ओनर है और कंपनी है वो दोनों अलग ट्रीट किए जाते हैं इन द आई ऑफ लॉ। This allow company to own property, sign contracts, sue and sued in its own name, मतलब कंपनी अपने नाम से चलेगी। 1% कंपनी है ना, तो आप अलग हो, कंपनी अलग है, तो कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उस पर कोई केस करेगा तो उसके नाम पे करेगा, वो अपने नाम से दूसरे पे करेगी, ठीक है। तो ये फायदा भी देखने को आपको मिलेगा, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी वगैरह खरीदे, कल को कोई नुकसान होता है तो कंपनी अपने एसेट भर का वो झेलेगी, इसके अलावा आप तक कोई नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज परपिचुअल एग्जिस्टेंस, ऑफ कोर्स जब अलग अलग हो आप लोग, कंपनी अलग है, पर्सन अलग है, तो कल को पर्सन को कुछ भी होता, कंपनी तो चलती जाएगी ना, वो तो कंटिन्यूस ऑपरेट करेगी, तो डेथ एंड इनकैपेसिटी of the owner does not end the company, the nominated person take charge ensure continuity। हाँ, डेथ हो गई तो फिर क्या, तो जो नॉमिनेटेड पर्सन है जिसको आपने नॉमिनी बनाया वो क्या करेगा, चार्ज ले लेगा फिर, है ना, वो रन करेगा। Limited regulatory compliance, OPC have fewer legal requirement and paperwork compared to larger company, make them ideal for small business। बहुत सारे बिजनेसमैन को लगा पहले स्टार्टिंग में कि इसमें भी कंपनी के तरह बड़े झंझट होंगे, बहुत सारा पेपर वर्क होगा, बहुत लीगल फॉर्मेलिटी होगी, तो उन्होंने बोला किसी ने कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे अंडर कंपनी फॉर्म करिए, 1% कंपनी फॉर्म करना चाहते करिए, कोई भी आपके ऊपर उतना पेपर वर्क और लीगल रिक्वायरमेंट आपको नहीं झेलनी है जितनी आप एक बड़ी कंपनी में झेलते हैं। तो छोटे बिजनेस के लिए आइडियल, क्योंकि छोटे बिजनेस वाले में इतना समय नहीं कि वो पेपर वर्क में उलझे रहें, ठीक, तो वो 1% कंपनी उनको ये भी फायदा देगा। नेक्स्ट इज डायरेक्टर, OPC must have at least one director but it can have up to 15 directors for future expenses। आप मान लो 1% कंपनी को एक्सपैंड करना चाहते हो, एक डायरेक्टर तो आपके पास होना ही होना चाहिए, ये आप गांठ बांधो, एक डायरेक्टर होना ही होना चाहिए, कम से कम एक डायरेक्टर आपके पास होना ही होना चाहिए। और अगर आप फ्यूचर में एक्सपैंड करते हो तो आप 15 तक डायरेक्टर अपॉइंट्स कर सकते हो, 1 to 15, 1 तो होना ही होना, ये डायरेक्टर तो चाहिए 1% कंपनी में जो डायरेक्टर की तरह एक्ट करेगा। दूसरा, अगर एक्सपैंड कर रहे हो तो फिर डायरेक्टर और चाहिए, तो 15 तक और ला सकते हो बस। नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, देयर इज नो कंपल्सरी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट एन OPC, गिविंग फ्लेक्सिबिलिटी टू एंटरप्रेन्योर्स। कोई भी मतलब कैपिटल का ऐसा क्राइटेरिया नहीं सेट किया है कि अगर आपको 1% कंपनी बनानी है तो इतनी कैपिटल होनी चाहिए तो ही कर पाओगे, जैसे उसमें बोलते हैं कि इतना आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू सब्सक्रिप्शन आना चाहिए तो ही कंपनी स्टार्ट होगी, वरना नहीं होगी। बट यहाँ पे वो क्राइटेरिया नहीं है, 1% में आप इस चीज़ को भी लेके फ्री हो कि कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट कैपिटल की नहीं रखी गई है, तो एंटरप्रेन्योर फ्री माइंड से स्टार्ट कर लेता है जितनी कैपिटल उसके साथ। तो देखो कितने फायदे हैं 1% कंपनी बनाने के। तो अगर आप सोल ट्रेडर की वजह से थोड़ा घबरा रहे थे और आपको लग रहा था नहीं मुझे अकेले ही करना है यार, पार्टनरशिप में भी नहीं जाना है, कंपनी में भी नहीं जाना है, तो आप 1% कंपनी बना लो। 1% कंपनी में आपको सारे फायदे मिल जाएंगे जो कंपनी वाले हैं, और जो कंपनी के थोड़े झंझट भी हैं कि पेपर वर्क ज़्यादा है ये वो भी तुमको नहीं करना पड़ेगा, उससे भी आप बच जाओगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपका चैप्टर कंपनी को लेके, जिसमें आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी 1% कंपनी से क्वेश्चन आना ही आना है। बेसिकली आपका मीनिंग ऑफ फीचर ही लिखा हुआ है सिलेबस में, तो वही आएगा। बाकी जितने भी पढ़े आपने सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप
वन पर्सन कंपनी, कंपनी और आप पढ़ोगे कॉपरेटिव, उसमें सिर्फ मीनिंग और फीचर ही कवर करना। सोल ट्रेडर में मैंने डीमैरिट मैरिट बता दिया था, उसको छोड़ दो। सिर्फ आपका जो सिलेबस है उसमें मीनिंग और फीचर्स ही है, ठीक है। सो इसको कवर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।